हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ प्रिया राठौर अपनी फटा हुआ स्पीकर लेकर। और आज की क्लास जो है वो थोड़ी छोटी रहेगी। बोलेंगी आप एक एक घंटे की वीडियो देती हैं और फिर कहती है छोटी क्लास है। चलो, तो आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका L13 आज हम पढ़ने वाले हैं। और क्या है उसमें, वंशागति के आणविक आधार हम पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि चैप्टर बड़ा बोरिंग है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो क्या करना है अभी हमें, भाई चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और अभी तो हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी तो हम अभिव्यक्ति वाले पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेक्चर फ्लो आपका क्या रहेगा, अंतरण आरएनए व अनुकूलन अणु टीआरएनए। भाई इसका भी मैं समझाती हूँ, काफी भारी भरकम सा वर्ड है और एनसीईआरटी में तो यही दे रखा है जिसको शायद हम देखें तो पहचान भी ना पाए। और दूसरा हमें पढ़ना है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन, जिसका था हमें इंतजार, ठीक है, काफी दिनों से। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है अंतरण आरएनए अनुकूलन अणु यानी कि टीआरएनए, देखो एनसीईआरटी में ऐसा नाम दे रखा है अंतरण आरएनए अनुकूलन अणु। अब ये क्या भारी भरकम सा वर्ड है, क्योंकि हमने कभी ये वर्ड सुना नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी वाला वर्ड है। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है आरएनए अडप्टर, बस इसका इतना ही मतलब है। क्या कहना चाह रहा है ये, टीआरएनए अडप्टर, इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। और भी लोकल लैंग्वेज में आप जाना चाहें तो ये सिर्फ क्या बताना चाह रहा है, टीआरएनए के बारे में बताना चाह रहा है, जो कि हम थोड़ा सा पहले यानी कि जब हमने आरएनए के टाइप पढ़े थे तब हम पढ़ चुके हैं। गॉट इट, ठीक है। चलो, तो अंतरण आरएनए यानी अनुकूलन अणु क्या है, तो जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया तभी उन्हें रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में थोड़ा सा ऐसा लगा कि कोई टाइप का आरएनए इनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डिफाइन किया कि जो टीआरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस के ट्रांसलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और ये अंतरण का मतलब क्या है, अंतरण का मतलब होता है विलयशील, ठीक है, लिख दूं मैं इसका, और इसको अच्छा वाला हिंदी लिखना चाहते हैं विलय या सॉल्यूबल। भाई टीआरएनए के बहुत सारे नाम हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कई बार इसको विलय टीआरएनए बोलते हैं, कई बार अंतरण टीआरएनए बोलते हैं, कई बार अनुकूलन टीआरएनए बोलते हैं, कई बार घुलनशील टीआरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। और लिख देती हूँ घुलनशील टीआरएनए। और इसी विलयशील से जो एस आ रहा है तो इसको कई बार एस आरएनए भी बोल देते हैं, सॉल्यूबल आरएनए। तो ये सारे नाम इसी के हैं टीआरएनए के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नाम आए कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली चीज जो हम कहने वाले हैं कि हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा आज मैं फिर से एक रफ आइडिया दे दूंगी आपको, क्योंकि बुक में इस टॉपिक के साथ उसको दे रखा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि टीआरएनए क्या है, तो टीआरएनए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था और इसे बोला था कि ये क्लोवर पत्ती मॉडल है, ठीक है। क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि ये क्लोवर की पत्ती की तरह दिखता है, कोई फॉरेन में पत्ती होगी क्लोवर, हमें नहीं पता कैसी है, तो वो क्लोवर पत्ती ऐसी दिखती है इसलिए इसको नाम दे दिया क्लोवर पत्ती मॉडल, ठीक है। चलो, क्या था इसमें, भाई इसमें भी वही न्यूक्लियोटाइड है सारे सब जगह। अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रही, सब जगह। यहां वाली भुजा को हम कह रहे थे ग्राही भुजा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड साइट भी कहते हैं।
सबके दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि यहीं पे अमीनो एसिड आके जुड़ेगा। दूसरी ये वाली को हम बोल रहे हैं T5C भुजा, इस वाली को हमने बोला था एंटीकोडोन साइट, और हिंदी में इसे बोल रहे हैं प्रकूट भुजा। ठीक है, दोनों ही नाम बता रही हूं क्योंकि कई बुक्स में ऐसे भयंकर भयंकर वर्ड लिखे हुए हैं, कई वर्ड तो मैंने पहली बार पढ़े हैं जैसे प्रकूट। ठीक है, और इसको ग्राही भुजा भी लिखा है, और ये वाली जो थी उसको हमने DHU भुजा कहा था या D भुजा भी कहते हैं इसको, ये मैं बता चुकी हूँ पहले, ज्यादा डिटेल में वापस में नहीं जा रही। ठीक है, तो क्या काम है टीआरएनए का, तो मैंने कहा टीआरएनए कोशिका द्रव में पड़ा रहता है, ऐसे ही फ्री फ्लोटिंग रहता है, इसीलिए इसको घूमता रहता है ये, है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर, और घुलनशील अवस्था में भी रहता है, इसीलिए इसको विलयशील और घुलनशील और अंतरण और एस प्रकार का आरएनए और बहुत सारे नाम जो 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 मैंने बताए, तो ये आराम से कोशिका द्रव्य में रहता है। ये बात हम कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन के बाद, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड से पहले, कि जो एमआरएनए बनकर निकला है कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन से, वो एमआरएनए केंद्रक से कहाँ आएगा, कोशिका द्रव्य में। किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में तो कोई लोचा ही नहीं था। तो ये कोशिका द्रव्य में हमारा एमआरएनए आ गया, उसके बाद सारा काम टीआरएनए का है और राइबोसोम का है। चलो कहानी पढ़ते हैं अभी। अंतरण आरएनए को ही विलय आरएनए या एसआरएनए कहते हैं। ठीक है, अंतरण आरएनए में एक प्रकूट यानी एंटीकोडोन फंदा, फंदा का मतलब भुजा, ये जो हमने यहाँ पे लिखी, यही क्या करेगी, एमआरएनए से जुड़ेगी। यहाँ पे अमीनो एसिड आएगा, ये वाली साइड जो है वो एमआरएनए के कोडोन पे जुड़ेगी, और यहाँ पे राइबोसोम जुड़ेगा, कुछ हिस्सा राइबोसोम का। इसमें से कूट का मतलब वही कोडोन के पूरक क्षार, पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ए का जो है वो टी होता है, जी का जो है सी होता है, वो पूरक क्षार। ठीक है, वह इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर। अब ये स्वीकार्य छोर क्या है, मैं इसीलिए ढूंढ के वर्ड लाई हूं ताकि आपको कोई भी वर्ड मिल जाए आप उसको पहचान सको। ये स्वीकार्य छोर इसी को कह रहे हैं, ग्राही भुजा को। यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, अमीनो अम्ल जुड़ेगा। ठीक है, जो कोडोन की बात हम कर चुके हैं जेनेटिक कोड में कि सब कोडोन किसी ना किसी अमीनो अम्ल को बनाते हैं, और वो कहाँ होंगे, वो कोशिका द्रव्य में होंगे। टीआरएनए भी कोशिका द्रव्य में, अमीनो अम्ल भी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसमें से यह अमीनो अम्ल से जुड़ता है। ठीक है, ये जो है वो किससे जुड़ेगा, स्वीकार्य ग्राही भुजा जो है वो अमीनो अम्ल से जुड़ेगी। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर मैंने समझा दिया है, यही लिखना है इसमें, और इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो कि इसमें एक ये भुजा होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये सारा लिखना है इस वाले टॉपिक में। इसके बीच में एक और टॉपिक आ रहा होगा जो आपको लगा होगा मैम ने पढ़ाया नहीं, वो है उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। तो भाई उत्परिवर्तन और आनुवंशिक कूट में कुछ नहीं दे रखा, सिकल सेल जो एनीमिया है उसके बारे में दे रखा है, जो ऑलरेडी हम म्यूटेशन में पढ़कर आए हुए हैं कि सिकल सेल में ग्लूटेमिक जो अमीनो अम्ल होता है उसकी जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सेल जो है वो हंसियाकार हो जाती है, और इसको सिकल सेल। तो वो ये बताना चाह रहा है कि वो किस वजह से होता है, वो जेनेटिक कोड में चेंज की वजह से होता है। ये बात ऑलरेडी हम वहाँ पढ़ चुके हैं, तो दोबारा उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही वाला टॉपिक आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुवादन की, यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा कौन बन चुका है, एमआरएनए। एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ चुका है। सवाल यह है कि कैसे आया, तो कई बार पूछा जाता है। तो एमआरएनए केंद्रक के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं, उसमें से बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, 300 एंगस्ट्रम के होते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक आइडिया है। तो यहाँ से एमआरएनए बन रहा है केंद्रक में, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, अनुलेखन के थ्रू। ये एमआरएनए बन के इन छिद्रों से बाहर आ जाएगा, कहाँ पे,
कोशिका द्रव्य में। उसके बाद की कहानी हम पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। भाई हमने डीएनए से इंफॉर्मेशन तो ले ली, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन भी तो बनाना है, तो वो प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। और पेप्टाइड क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ने से पेप्टाइड बनता है, फिर पेप्टाइड में फोल्डिंग होने से पॉलीपेप्टाइड बनता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। और उसके लिए हमें अमीनो अम्ल चाहिए। सबसे पहले अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, फिर एक श्रृंखला बनेगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, फिर वो फोल्ड होगी और वो प्रोटीन बनाएगी। तो अभी हमें क्या करना है? अमीनो अम्ल की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनानी है। परिवर्तन को ही अनुवादन कहते हैं। बात समझ में आई? एमआरएनए से जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है उसमें अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सतह पर होती है, ठीक है। कहाँ होती है ये? राइबोसोम की सतह पर, मतलब राइबोसोम काम में लेना है और टीआरएनए भी काम में लेना है। अभी इसको एक साथ देखेंगे, पहले पढ़ लो। राइबोसोम एमआरएनए के 5वें सिरे पर जुड़ता है, ये भी फिक्स है भाई। हम 5 से 3 ही करते आ रहे हैं, कब से 5-3 ही करते आ रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो 5वें सिरे पर जुड़ता है। किसके 5वें सिरे पर? एमआरएनए के 5वें सिरे पर। तथा इसकी 3' यानी कि 3 प्राइम सिरे की तरह गति होने से एमआरएनए के कोडोन अनुवादित या ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट हो जाते हैं, अनुवादित हो जाते हैं। अभी पूरा देखेंगे, अभी सुन लो। पहले क्या हुआ? एमआरएनए आया, उस पे राइबोसोम जुड़ा, यहां तक की कहानी हमने पढ़ी। नेक्स्ट स्टेप है अनुवादन की प्रक्रिया। यहां से शुरू होती है और उसके कुछ चरण होते हैं जो हमें देखने हैं। पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसको एक बोर्ड पर करेंगे। अमीनो अम्ल का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो अमीनो एसिड मैंने कहा ना कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पड़े हैं, ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है। इनको कौन लेकर आना है? टीआरएनए इनको पकड़ पकड़ के लाना है। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि टीआरएनए इनको ढूंढ ढूंढ के लाएगा और एमआरएनए पर जोड़ेगा, ठीक है। टीआरएनए पहले रीडिंग करेगा कि एमआरएनए पे कौन सा कोडोन है, उससे कौन सा अमीनो अम्ल बनना है, वहां से पकड़ेगा, इधर लाके इसको देगा। लेकिन उससे पहले अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन जरूरी है। अब क्या है ये एक्टिवेशन? कि अमीनो अम्ल एटीपी से जुड़ते हैं, उनको टीआरएनए तक आने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ऐसे फ्री फोकट में नहीं आएंगे। तो अमीनो अम्ल का सक्रियण एटीपी की उपस्थिति में अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होता है। ये एंजाइम और एटीपी वर्ड वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है इस एंजाइम का नाम, लेकिन आप चाहें तो याद कर ले, क्योंकि थोड़ा सा आधा अधूरा सा लगा मुझे, इसलिए फिर मैंने लिख ही दिया कि चलो इतना बता रहे हैं तो थोड़ा और बता देते हैं। क्या होता है अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल को हम ए लिख सकते हैं, अमीनो अम्ल में एक एएमपी एंजाइम, एएमपी सम्मिश्र बोल दो आप इसको। सम्मिश्र का मतलब कॉम्प्लेक्स, कोई एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, वो आपको जानना नहीं है क्या है, हमें सिर्फ लिखना है क्योंकि इतना तो डिटेल में दे भी नहीं रखा। वो एंजाइम किसकी उपस्थिति में? अमीनो एसाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में एटीपी से जुड़ जाता है और क्या बना देगा भाई? ए अमीनो अम्ल, फिर डैश एएमपी डैश एंजाइम। कई जगह आपको एटीपी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है ये? एटीपी की उपस्थिति में, ठीक है। ये सम्मिश्र बन जाता है। सेकेंड स्टेप, ये एक्टिव हो गया अमीनो अम्ल। कई जगह आपको इसके साथ एटीपी भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई डरने की बात नहीं है, हो सकता है, गलत नहीं है, दोनों ही चीजें सही है, ठीक है। आओ अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ, यानी कि वही एमआरएनए एमिनो एक्टिव हो गया। अब एमआरएनए जो वहां पे आया है उसको शुरुआत तो करनी पड़ेगी,
तभी तो टीआरएनए ढूंढ के लेकर आएगा। तो कैसे करना है, ये भी निम्न चरणों में पूरी होती है। पहली, एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है। उससे पहले देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चलो हम साथ में ही करेंगे उसको। एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई पर जुड़ जाता है। जो एमआरएनए आया है हमारा बनके, कहाँ से, केंद्रक से, उस पे क्या होगा, राइबोसोम की छोटी इकाई। अब ये क्या कहानी है, तो आपको पता है अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 2 उप इकाइयों से, प्रोकैरियोट का भी 2 उप इकाइयों से बना होता है, यूकैरियोट का भी 2 उप इकाइयों से बना होता है। एक होती है बड़ी यूनिट और एक होती है छोटी यूनिट। ठीक है, एक होती है 50s की और एक होती है 30s की। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी ये कुछ नहीं दिया कि ये प्रोकैरियोट की बात कर रहा है या यूकैरियोट की, हमें सामान्य, हालांकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की ट्रांसलेशन में बहुत फर्क है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में शायद प्रोकैरियोट का ही जो है वो दे रखा है, यूकैरियोट के बारे में कोई इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक कॉमन दे रखा है। तो पहले छोटी वाली इकाई कौन सी, 30s वाली आकर क्या होगी। अभी ये इकाई क्या है, ये पूरा राइबोसोम वाला चैप्टर 9th में चल रहा है, वहां पे जाके पढ़ लो। स्वेदबर्ग ने दी थी ये 2 उप इकाई कि राइबोसोम 2 चीज होते हैं। बर्गर, जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर कैसा होता है भाई, नीचे एक बेस होता है और ऊपर एक बेस होता है, बस ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। जो बड़ी वाली इकाई है वो नीचे रहती है, छोटी वाली ऊपर रहती है। तो बर्गर जैसे शेप का होता है राइबोसोम, तो इसकी छोटी वाली इकाई जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गई। ये लो ऐसे, कहाँ पे आके जुड़ेगी ये, कहाँ से शुरू होता है प्रोटीन सिंथेसिस, AUG, कल ही बताया है, मिथायोनिन। ठीक है, वहीं से शुरुआत होगी सबकी। तो मिथायोनिन को देख के ये चिपक जाता है। चलो आओ आगे। अब अमीनो अम्ल टीआरएनए सम्मिश्र, ये क्या है, जो अमीनो अम्ल हमने एक्टिव किए, जो अमीनो अम्ल हमने एक्टिव किए इधर, ये अमीनो अम्ल AMP सम्मिश्र, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ATP जुड़ा हुआ है। ये सम्मिश्र टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये वाली चीज यहां से हट जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए के पास आएगा। टीआरएनए की हमने जो बाइंडिंग साइट देखी, कौन सी बाइंडिंग साइट, ये वाली, अमीनो अम्ल एक्सेप्टर, यहाँ पे आ जाएगा अपना वो AMP लेकर। जैसे ही अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, उसका AMP उससे अलग हो जाएगा, फॉस्फेट भी अलग हो जाएगा। तो अब जो बना वो क्या बना, अब जो बना वो अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया। उसी को कह रहा है ये अमीनो एसिड टीआरएनए सम्मिश्र। mRNA की 30S सम्मिश्र से जुड़ जाता है। आप देखो, ये चाहो ना चाहो तो ये 30, 50 मत लिखो, आप सिर्फ छोटी इकाई और बड़ी इकाई लिख दो। ठीक है, तो उसमें यूकैरियोट प्रोकैरियोट का मामला ही खत्म हो जाएगा। आप कॉमन बात कर रहे हो, सम्मिश्र से जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। कुछ डिफरेंसेस है जो हम पहले भी देख चुके हैं, और इनकी प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट है, जो हमें नहीं पढ़नी 12th में। इस चरण में फॉर्मेलाइन मिथायोनिन, जो हम बात कर चुके हैं, टीआरएनए और एमआरएनए के प्रारंभिक कोटोन AUG से जुड़ता है। ये भी बता चुकी हूँ कि उसके छोटे वाले से जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर टीआरएनए भी वहां पे आकर जुड़ जाएगा। मतलब ये जो हमने अभी बनाया, यहाँ पे हमने छोटी वाली यूनिट बनाई, इसी पर आकर टीआरएनए जुड़ जाएगा। ये लो, टीआरएनए को जोड़ दिया। अभी पूरा बनाएंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में चल रहा है। एमआरएनए छोटी इकाई अमीनो अम्ल टीआरएनए के सम्मिश्र से राइबोसोम की बड़ी इकाई यानी कि 50H से जुड़ जाती है। छोटी इकाई जुड़ने के बाद टीआरएनए आया, और अब बड़ी वाली ने सोचा मैं भी जाऊं, तो बड़ी वाली भी आ गई नीचे की तरफ, बड़ी वाली आ गई। ठीक है, इस प्रकार एमआरएनए के ऊपर संपूर्ण राइबोसोम बन जाता है। अब पूरा कंप्लीट राइबोसोम जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इलॉन्गेशन, मतलब अब जुड़ गया है, काम चालू हो गया है, तो वो आगे भी तो बढ़ेगा। हमें तो पूरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनानी है। कैसे श्रृंखला बढ़ेगी, श्रृंखला की लंबाई कैसे बढ़ेगी, राइबोसोम के A स्थल पर अमीनो अम्ल को लेते हुए टीआरएनए जुड़ जाता है। अब राइबोसोम का A स्थल क्या है, तो जरा इधर देखो,
ये राइबोसोम है, इस पे 3 जगह है, 3 स्पेस है, ठीक है। नीचे वाला हम नहीं बना रहे अभी, नीचे वाला राइबोसोम। एक होती है पी साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, कई बुक्स तो कहती है पहले पी साइट पे टीआरएनए आता है, कई बुक्स कहती है पहले ए साइट पे आता है बाद में खिसक जाता है, तो ये अभी दुविधा का केस है। लेकिन अधिकतर अगर आप गूगल या उस पर देखोगे तो पहले वो बोलता है पी साइट पर आता है, ठीक है। तो ए या पी पे आता है, तो मान लो हम यहाँ पे बोल देते हैं पहले टीआरएनए पी साइट पर आता है, और दूसरा यहाँ पे इसके साथ क्या लेकर आया है, ये अमीनो अम्ल लेके आया है, कोशिका द्रव्य से ढूंढ के अमीनो अम्ल लेके आया है। फिर दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आता है ए साइट पर, ठीक है। यही बात कह रहा है, वो भी किसको लेकर आया है, वो अमीनो अम्ल को लेकर आया है, ये बात कह रहा है। ए स्थल पर अमीनो अम्ल को लेते हुए टीआरएनए जुड़ जाता है। इसके पश्चात प्रथम अमीनो अम्ल, प्रथम मतलब जो पहले से पी पे प्रेजेंट है वो अमीनो अम्ल और ए पे प्रेजेंट है वो। अब इसके बाद की जो कहानी है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, आप चाहें तो ये इतनी लाइन न लिखें, कोई आपसे नहीं पूछ रहा, आप सिर्फ लिखेंगे पेप्टाइड बंध बनता है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही थी कि कैसे बनता है। देखो अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, एक तो COOH और एक होता है NH2। तो ये कह रहा है कि एक अमीनो अम्ल का COOH, मान लो ये अमीनो अम्ल है, इसका एक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब लास्ट वाला सिरा जो है वो COH है, और दूसरा अमीनो अम्ल का, उसमें भी वही होगा भाई, एक तरफ COOH होगा। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने यह गोला बनाया, इसका मतलब O मत समझना, ठीक है। हम पूरा अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप है इसके पास। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि जब दोनों अमीनो अम्ल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड, वही H2O को निकालना है। ये लो, यहाँ से इधर और एक H इधर से ले लेगा तो H2O निकल जाएगा, और जो बॉन्ड बनता है उसको ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये समझाना चाह रहा है। आप चाहो तो इसे लिखो, ना तो ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो, पेप्टाइड बंध बन जाता है। किसके बीच में, एक अमीनो अम्ल और पास में जो दूसरा अमीनो अम्ल है। इसके पश्चात राइबोसोम mRNA के ऊपर खिसक जाता है। भाई एक बॉन्ड बन गया, अब इसका काम हो गया, ये आगे खिसक जाएगा, मतलब राइट साइड खिसक जाएगा, क्योंकि mRNA हम ऐसे बना रहे हैं। इसके पश्चात राइबोसोम के ऊपर खिसक जाता है, जिससे ए स्थल का टीआरएनए यानी दोनों अमीनो अम्ल, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है। अब ए वाला पी पे खिसक जाएगा, पी वाला वट लेगा वहां से, ठीक है। अभी समझाऊंगी पूरा। आ जाता है और ए स्थल खाली हो जाता है, अभी बताएंगे। अभी हमने सिर्फ शॉर्ट में कहा था। अब समापन या इसकी एंडिंग कैसे होगी, तो एंडिंग के लिए हमने 3 कोडोन पढ़े थे, ठीक है। मैंने कहा था UUU, ठीक है, UAG और UGA, ये क्या थे, स्टॉप कोडोन। अब mRNA आगे बढ़ता जा रहा है, अमीनो अम्ल बनाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अमीनो अम्ल बनाता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब mRNA पे ये कोडोन्स आ जाएंगे। ये कोडोन्स आते ही mRNA जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं बनाते। उसको संकेत मिल जाएगा कि भाई ट्रांसलेशन पूरा हो गया है, आप जाओ यहाँ से। टीआरएनए अलग हो जाएगा, राइबोसोम अलग हो जाएगा, सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे और हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला आ जाएगी। कैसे आएगी अभी समझते हैं। तो ये स्टेप समझ में आ गए आपको। पहले हमको इनिशिएशन करना है, किससे होगा, मिथायोनिन से। फिर लंबाई में वृद्धि करनी है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में लंबाई वृद्धि, जो भी स्टेप देखे हमने। और थर्ड है समापन। ये 3 पॉइंट में ट्रांसलेशन पूरा होगा, ठीक है। अब उसको एक बोर्ड पे ले लेते हैं। आओ इधर, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हमारी कोशिका है, कोशिका में mRNA बनकर तैयार हुआ। mRNA बनकर कहाँ आ गया, कोशिका द्रव्य में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सब कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य में बात हो गई। ये है हमारा mRNA, ट्रांसक्रिप्शन के यानी अनुलेखन के बाद वाला। इस पे कोडोन्स है, भाई ये डीएनए से कोडोन लेकर आया ना कॉपी करके, उसकी कॉपी, उसका
कॉम्प्लीमेंट लेकर आया है, इस पे कोई भी कोडोन हो सकता है। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होगी, सिर्फ AUG से, तो क्या होगा भाई, प्रारंभन जो होगा वो कैसे होगा, इनिशिएशन, इस पे AUG, उसको जहां पे यानी किसको, राइबोसोम को जहां पे AUG दिखेगा वो वहां पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूं mRNA को, क्या होगा, mRNA AUG है यहाँ पे, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट जो है वो यहां पर आकर चिपक जाएगी, पहले इस तरह से, ये छोटी वाली यूनिट। ठीक है, इससे पहले क्या हो चुका है, tRNA ने कोशिका द्रव में, tRNA ने देख लिया कि mRNA पर AUG है सबसे पहले, तो AUG किसको कोड करता है, मिथायोनिन को, तो tRNA कोशिका द्रव में जाएगा ऐसे तैर के, क्योंकि वो घुलनशील है ना, तैरता रहता है, गया, उसने देखा अच्छा मिथायोनिन, मिथायोनिन दिख गया, मिथायोनिन, मिथायोनिन एक्टिव होकर बैठा हुआ है, जो हमने देखा कैसे एक्टिव होता है, वो tRNA की ग्राही सतह पर जुड़कर यहां तक आने की तैयारी, रास्ते में है, अभी आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब tRNA की एंट्री, tRNA ने देख लिया मिथायोनिन का आ चुका है, मैं जाता हूं, तो ये tRNA सेकेंड स्टेप में यहां पे आ गया, क्या लेकर आया है, ये अमीनो एसिड लेकर आया है, AA, कौन सा वाला, मिथायोनिन, क्योंकि हमें पता है AUG मिथायोनिन को कोड करता है, ये आ गया। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो ये जो है वो एंटी कोडोन वाली जो ग्राही सतह है वो mRNA से जुड़ती है, जो हमने कहा था ना नीचे वाली प्रतीक प्रकूट कोशिका जो साइट है वो किससे जुड़ती है, mRNA से, तो ये यहाँ से जुड़ गई। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, वही mRNA AUG, tRNA यहाँ पे आकर जुड़ चुका है, ये इसकी, अब मैं ऐसा ही बना रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, यहाँ से देखो इसको, ये कौन सी साइड है, ये एंटी कोडोन साइड है, जुड़ गया। जैसे ही tRNA जुड़ा, tRNA क्या लेकर आया हुआ है, अमीनो अम्ल, ये लो, जुड़ा, राइबोसोम की दूसरी वाली यूनिट भी आ गई और वो यहाँ के जुड़ गई, पहली वाली तो जुड़ी हुई है यहाँ पे, दूसरी वाली भी आकर जुड़ गई, ऐसे। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, प्रारंभन कंप्लीट हो गया। अब चेन इलोंगेशन, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि लंबाई कैसे बढ़ती है। अब मैं सारा सब कुछ नहीं बना रही, सिर्फ आपको मेन चीज बना के दे रही हूं। अब सिर्फ हम ऊपर वाला पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये लो, ये बड़ा सा राइबोसोम, इसमें 3 साइट होती है, एक होती है ई साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट, ठीक है। ए साइट पे tRNA जुड़ा हुआ है, ये वाला मिथायोनिन वाला, ये रहा। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, अमीनो एसिड है, किसका, मैट का, मिथायोनिन का है, ये तो हमें पता ही है। अब दूसरा tRNA ने देखा कि आगे, मतलब इसके आगे कोई भी कोडोन है, मान लो कोडोन होगा UAG, आगे कोडोन तीसरा वाला क्या है, ये AUG था, अब UAG है। UAG मान लो किसी अमीनो एसिड, मान लो ट्रिप्टोफेन को कर रहा है, मान रहे हैं हम, ठीक है, ट्रिप्टोफेन को कर रहा है। tRNA आया, दूसरा tRNA, ये तो यही रहेगा, दूसरा tRNA आया, उससे पहले ये tRNA P पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर दूं। अब वही कुछ बुक्स कहती है पहले से P पे होता है, क्योंकि अधिकतर आप गूगल पे देखोगे तो वो कहेगा पहले से, लेकिन कुछ बुक्स कह रही है A पे होता है, A से P पे जाता है। तो जैसे भी हो, आपको सिर्फ समझना है क्या होता है। वापस से मैं यही कहानी बना रही हूँ।
ये लो, ये ई साइड, ये पी साइड और ये ए साइड। ए वाला पी पे शिफ्ट हो गया, ये लो पी पे शिफ्ट कर देते हैं टीआरएनए को। भैया यहाँ नीचे से जुड़ा हुआ है, यहाँ से है ना, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो तो अब मेरे को समझाना है, तो मैं इतना गंदगी नहीं करके ऊपर ऐसे बना दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखे। जुड़ा हुआ वो एमआरएनए से ही रहेगा टी। इसके पास क्या था, इसके पास था मेट, ये लो ये मेट MET यानी मिथायोनिन। दूसरा टीआरएनए कोशिका द्रव्य ने देखा कि उसके पास UAG है, वो UAG यानी ट्रिप्टोफैन को कोशिका द्रव्य से पकड़ के लाया और यहाँ पे आके बैठ गया। ये लो बैठा दो इसको। अब टीआरएनए तो सेम कलर का होगा तो मैं एक ही कलर का बना रही हूँ, ये लो। इसके पास क्या है, इसके पास ट्रिप्टोफैन है TRP। अब देखो ये चेन इलोंगेशन हो रहा है। दूसरा टीआरएनए आया, अब इस अमीनो अम्ल और इस अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल है हमारे पास, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अमीनो अम्ल है, उसके बीच में वही जो मैंने आपको यहाँ समझाया COH NH2 के बीच में, वो चाहे आप लिखो नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बना, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यही हमारा ये राइबोसोम। देखो राइबोसोम की मैं नीचे वाली यूनिट नहीं बना रही आपको समझाने के लिए। अब ई साइड है, ये पी साइड है और ये ए साइड है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल लेगा, कहाँ से, इधर से। जो मेट है वो यहाँ से हटके ट्रिप्टोफैन के साथ चला जाएगा, उसने बॉन्ड बना लिया ना, बंद बना के इसको खींच लेगा। तो अभी क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पे, कंडीशन ये हो रही है कि इसने इसको खींच लिया, पी कहाँ चला गया, अब ई पे। जो पी पे टीआरएनए था वो खाली होके ई पे चला गया। तो देखो ये रहा हमारा खाली वाला टीआरएनए और इसका मेथियोनिन किसके पास चला गया है, अब इसके पास कितने हैं, एक तो इसके पास ट्रिप्टोफैन है, इससे बंधा हुआ है ये ट्रिप्टोफैन, और दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है इसके पास, मिथियोनिन। ये चेन बन गई, एक के साथ दूसरा जुड़ गया। अब ये पी पे खिसक जाएगा, ये पी पे किसका, नेक्स्ट स्टेप में ये पी पे किसका, ई पे क्या है, अब ये टीआरएनए, बाद में ये टीआरएनए यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, इसको तो हटना ही है। अब पी पे कौन आ गया है, ए साइड खाली हो गई है क्योंकि नया टीआरएनए आना है। ये पी पे आ गया, कौन सा वाला पी पे आया, ए वाला, जिसके पास क्या है, जिसके पास एक तो मिथायोनिन है और दूसरा क्या है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, दो अमीनो एसिड है। अब नया टीआरएनए वही नेक्स्ट रीड करेगा कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कोडोन, कौन से कोडोन, कौन से अमीनो अम्ल को, मान लो वो सीरीन को कोड कर रहा है तो टीआरएनए सीरीन को ढूंढ के लाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा जैसे पहले चिपका, फिर उनके बीच में वापस बॉन्ड बन जाएगा। एक और बता दूं, देखो फिर से नया टीआरएनए आया, मान लो यहाँ पे कोई भी कोडोन है, नेक्स्ट CGA जो सीरीन को बता रहा है, टीआरएनए आया। आपको एक ही बार बताना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके पास क्या है, सीरीन है, ये लो येलो कलर का सीरीन। अब ये सीरीन भी क्या करेगा, इस वाले से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, फिर वही ये इधर आएंगे, उसके पास 3 चले जाएंगे, ये खिसकते जाएंगे, बस काम होता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज चलती रहेगी और हमारे पास क्या तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे अमीनो अम्ल की सीरीज तैयार हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग ऐसे चेन बढ़ती जाएगी। इनके बीच में क्या रहेगा, यही है हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। बात समझ में आई? कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा, जब तक समापन कोडोन नहीं आ जाता। ये आगे बढ़ता रहेगा, राइबोसोम खिसकता रहेगा, टीआरएनए खिसकता रहेगा, फिर जब उसको UUA
UAG या UGA समापन कोडोन मिलेंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। जब प्रोसेस रुकेगी तो tRNA भी हट जाएंगे, राइबोसोम भी हट जाएंगे दोनों, और mRNA फ्री हो जाएगा और हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो तैयार हो जाएगी आगे के प्रोसेस के लिए, मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए। बात समझ में आई? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए ऐप पर एक तो मैं DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और DNA पैकिंग, हालांकि मैंने मोती और थ्रेड से आपको समझा दी DNA पैकिंग, हमने एक प्रैक्टिकल के थ्रू उसको करके कोशिश की थी, आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन एप्लीकेशन पे एक स्पेशल क्लास लूँगी मैं जिसमें यहाँ पे ये चारों रिएक्शन, क्योंकि यही यहाँ पे बनाने में इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही, मैं आपको एनिमेशन से दिखाऊंगी। ये कौन कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन, अनुवादन, DNA पैकिंग और DNA रेप्लिकेशन यानी DNA प्रतिकरण, जो भी हमने पढ़ा उसको हम एनिमेशन के थ्रू ऐप पर क्लास डल जाएगी, वहाँ पे आप जाके एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं ताकि आप उसको विजुअलाइज कर पाए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। चलो तो ज़रूर देखें उसे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। बस ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमारे पास तैयार हो गई पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसको देख लिया, एक बार और देख लेते हैं। mRNA आया, mRNA पे AUG होगा सबसे पहले, मिथायोनिन। tRNA देख लेगा कि इसके पास AUG है, वो ढूंढ के AUG लाके यहाँ पे चिपक जाएगा। उससे पहले राइबोसोम जुड़ेगा, राइबोसोम के जुड़ने के बाद tRNA जुड़ेगा जो अमीनो एसिड को लेकर आया है। उसके बाद बड़ी वाली यूनिट जुड़ेगी, बड़ी वाली यूनिट के बाद प्रोसेस चलता जाएगा, मतलब एक के बाद tRNA कोडोन को देखते जाएंगे और उनका अमीनो एसिड लेते जाएंगे और हमारे पास एट लास्ट क्या तैयार हो जाएगी? अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला तैयार हो जाएगी जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। इसमें आगे और भी है लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से डायरेक्टली नहीं बनता, उसमें भी प्रोसेसिंग होती है, वो हमें नहीं पढ़नी है। ओ मैम अच्छी बात है। चलो तो ये 3 स्टेप में आपको काम करना है, प्रारंभन, फिर चेन इलोंगेशन और उसके बाद समापन। ये ट्रांसलेशन यहाँ पे खत्म। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर भी खत्म होता है और जैसा कि मैंने कहा जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं वो ऐप पर जाकर एनिमेशन वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको अच्छे से समझ आए। अगला हमारा जो है वो जीन एक्सप्रेशन है यानी रेगुलेशन है जिसको हमें पढ़ना है, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर।